नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करके बताएं कि क्या हमारी आवाज़ और वीडियो की क्लियरिटी आप तक विधिवत तरीके से पहुंच रही है। एक बार सभी साथी मुझे यस या नो में जवाब दें और आगे की लड़ाई को शुरू किया जाए। सभी को जय हिंद। जितने भी हमारे शेर शेरनियाँ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, सभी शेरों को जय हिंद। एक बार जितने भी हमारे शेर या शेरनियाँ लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी जोर लगा के सेशन को शेयर करें अपने साथियों में और क्लास को लाइक करें ताकि थोड़ा सा इधर से जो है हमारा भी मनोबल आपकी मेहनत को देख के बढ़े। आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूं। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें। तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने के लिए इसी चैनल पर अग्निपथ बैच इंग्लिश के लिए लॉन्च किया गया है और इस अग्निपथ बैच में बहुत कम समय में संपूर्ण कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को नस्ते नाबूद करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने वॉइस से शुरू किया है। वॉइस को मेरे बच्चे मैंने 5 क्लासों में बहुत कायदे से देख लिया है और आज से मैं जो बातें करने वाला हूं, आज से मैं बात करने वाला हूं नरेशन पर। और आप सब देख पा रहे हैं कि आपके सामने हेडिंग पड़ी है नरेशन की फर्स्ट क्लास। नरेशन की पहली क्लास आज से शुरू होने वाली है। बिल्कुल आपको पूरी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब आप क्लास में आए हो, क्लास से जुड़े हो, तो नरेशन के बारे में आपको भले ही दूर दूर तक कुछ ना पता हो, लेकिन जैसे ही आप क्लास छोड़ोगे तो कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको नरेशन के बारे में पता ना चल जाए। तो चलिए, बिल्कुल हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा नरेशन, और नरेशन को पूरी तरह से अब हम लोग पराजित करेंगे और नरेशन को ऐसा पराजित करेंगे कि इसका चाहे जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए पेपर में बिल्कुल पटक के चले आना है। तो मेरे बच्चे चलिए नरेशन पे शुरू करते हैं। नरेशन पे चलने से पहले एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। और सबसे पहले मैं नरेशन को बिल्कुल जड़ से लेकर के चलूंगा, बिल्कुल जड़ से लेकर के आपको मैं बिल्कुल जमीन से आसमान तक का सफर कराऊंगा कि अगर नरेशन का जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस वो चाहे एकदम सड़ा सा आ जाए या मीडियम का लेवल का आ जाए या बिल्कुल हाई लेवल का आ जाए, यानी पूरे नरेशन में क्वेश्चन चाहे जैसा बनाएगा लेकिन आपको बिल्कुल उसे फोड़ के आना है। इस दावे के साथ इस क्लास में आपको बने रहना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं नरेशन पे बात करूंगा कि नरेशन के कितने टाइप होते हैं। नरेशन को पढ़ने से पहले मेरे बच्चे नरेशन क्या होता है पहले ये जानो, नरेशन के टाइप कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी बात को बोलने के लिए कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं या कोई अगला आदमी कोई सेंटेंस बोलता है या कोई बात कही जाती है, तो मेरे बच्चे बात करने के कितने तरीके होते हैं। आप कहोगे गुरुजी 2 तरीके। किसी से या किसी से बात कहने के कितने तरीके होते हैं गुरुजी? 2 तरीके। एक होता है कि कोई बात हम किसी आदमी से डायरेक्ट कह देते हैं और एक होता है कि किसी आदमी से हम डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं। अब डर बस नहीं कह पाते हैं या शर्म के मारे नहीं कह पाते हैं या अदब लिहाज की वजह से नहीं कह पाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम मम्मी से अपनी बात डायरेक्ट कहते हैं तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस हम मम्मी से डायरेक्ट बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। लेकिन कोई बात मुझे मम्मी से कहना है और मैं मम्मी से उस बात को कहने में डर रहा हूं, मैं पहले उस बात को अपनी दीदी से बताऊं कि दीदी मम्मी से मेरी ये बात बता दो। यानी पहले जब मैं डायरेक्ट मम्मी से बोलूँगा डायरेक्ट स्पीच, लेकिन मैं पहले दीदी से कहूँ और दीदी जाके मम्मी से उस बात को कहे तो ये बात जब घुमा फिरा के हो गई तो ये कौन सी हो गई? ये इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोई आपसे अगर पूछे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नरेशन, तो आपको याद रखना है कितने? तो आपको याद रखना है मेरे बच्चे 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन नरेशन से यही बनता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नरेशन। तो याद रखिए, आपको क्या याद रखना है? 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने टाइप होते हैं? तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, नरेशन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो इधर देखिए, एक आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच। नरेशन का एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है क्या?
इनडायरेक्ट स्पीच। कैसा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। चाहे तो कहो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, चाहे कहो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, बात दोनों सेम है। अब सुनिए डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैंने कहा कि यहां पे मान लो कौन है, यहां पे मम्मी नहीं, यहां पे हो तुम, यहां पे कौन है, तुम हो, यहां पे कौन है, यहां पे आपकी कौन है, मम्मा है, मम्मी है, ठीक। अब अगर आपको कोई बात कहना है किससे, मम्मी से, आपने डायरेक्ट कह दिया कोई बात मम्मी से, आपने मम्मी से कहा आपका पढ़ने जाने का मन नहीं है या मेरी क्लास लेने का मन नहीं है, तो आप मम्मी से आपने डायरेक्ट कहा कि मम्मी मैं अजीत सर की क्लास नहीं लूँगा, तो मैं अजीत सर की क्लास नहीं लूँगा, मम्मी मैं अजीत सर की क्लास नहीं लूँगा, तो इसका मतलब यह है कि आपने मम्मी से इस बात को क्या कहा, डायरेक्ट कहा। जब आप अपनी बात को अपनी मम्मी से डायरेक्ट कहोगे, अकेले कहोगे, सीधे मम्मी से कहोगे, तो वो हमारा कौन सी स्पीच हो गया, वो जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट स्पीच का होगा। लेकिन यहां पे देखो, ऐसे बनाओ इसको, यहां पे तुम हो, ठीक, और यहां पे आपकी कौन है, सिस्टर बोले तो आपकी बड़ी दीदी है, और यहां पे आपकी कौन बना दिया जाए, या आपकी मम्मा है। अब आपकी हिम्मत यहां अकेले थे कि मम्मी मैं अजीत सर की क्लास नहीं लूंगा, आपने अपनी बात को मम्मी से डायरेक्ट कह दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अब आप मम्मी से अपनी बात को डायरेक्ट कहने में डरते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा से डायरेक्ट अपनी बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा से डायरेक्ट कोई बात कहने में डरते हैं, तो भैया का सहारा लेते हैं या आंटी अंकल का सहारा लेते हैं या किसी रिलेटिव का सहारा लेते हैं कि उनसे अपनी बात कहलवाते हैं। तो यानी आप पहले उस बात को अपनी सिस्टर से कहो, अपनी बात को आप अपनी सिस्टर से कहो कि मम्मी, वो दीदी, आप मम्मी से कह दो कि मैं अजीत सर की क्लास नहीं लूंगा। कहने का मतलब ये पहले बात कहे अपनी दीदी से और दीदी उठ के जाके मम्मी से कहें। यानी ये जो बात है ये इसकी बात गई तो सीधे मम्मी तक, ये जो बात इसकी है इसकी बात मम्मी तक पहुंची, लेकिन इसके माध्यम से डायरेक्ट नहीं पहुंची। इसने पहले दीदी तक पहुंचाया तो इसकी दीदी ने कहां तक पहुंचाया, मम्मी तक। तो याद रखिएगा, जब हम अपनी बात किसी आदमी से डायरेक्ट कहते हैं तो वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का होता है। लेकिन हम अपनी बात अगर जिससे कहना है सामने वाले से डायरेक्ट ना कह करके किसी से कहलवाएं तो वो कौन सी स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपको बहुत ही कायदे के साथ देखना है, दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपको देखना है। जैसे कह दिया जाए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर आ गुड बॉय। ये हमारा क्या हो गया, ये बच्चा हमारा जो सेंटेंस लिखा है ये एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। यानी राम सेड टू मी, राम ने किससे कहा, मुझसे कहा। क्या कहा, यू आर अ गुड बॉय। यानी एक आदमी राम है और राम ने मुझसे डायरेक्ट कहा कि भैया तुम बड़े अच्छे लड़के हो। यानी उसकी कोई भी कारनामे मुझे बड़े अच्छे लग गए, तो राम उठा और राम आया और राम ने डायरेक्ट मुझसे कहा, क्या कहा कि यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। अच्छा, अगर इनडायरेक्ट की बात करी जाए तो इनडायरेक्ट में जैसे कह दिया जाए क्या, राम, एक मिनट भाई, कह दिया जाए राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, यानी राम मुझसे कहता था, राम ने मुझसे कहा। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ दैट लगेगा, फिर इसको बदलोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के बाद EJMR को कहाँ ले चलोगे, वाज में ले चलोगे, आ गुड बॉय। ये बच्चा हमारा क्या बन गया, ये बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है कि ये कैसे बदल के इनडायरेक्ट हो गया, अभी तो मैं ये बातें आपको कराऊंगा, पहले आपको समझना है। तो आपको बिल्कुल कॉपी पेन के साथ नोट करते चलना है। यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नरेशन, तो 2 टाइप्स ऑफ नरेशन, पहला डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा
इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम अपनी बात किसी आदमी से डायरेक्ट कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, और जब हम अपनी बात को किसी दूसरे यानी थर्ड पर्सन के माध्यम से कहलवाते हैं या अपनी बात को घुमा फिरा के कहते हैं तो उस कंडीशन में क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका लिखा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी राम ने मुझसे बात को डायरेक्ट कहा। तो ये कौन सी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट आई वॉज अ गुड बॉय, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये कौन सा स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इतने पूरे को आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए, इसको अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे की बात पे चलता हूं। बिल्कुल आपको एक एक बातों पे बने रहना है, बिल्कुल क्लास को शुरू से अंत तक नहीं छोड़ना है। चलिए, आपको बिल्कुल क्लास को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर बात करी जाए जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, कौन सी स्पीच का, जो डायरेक्ट स्पीच का, याद रखिएगा मेरे बच्चे, नरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। नरेशन को कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, कौन सा, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये दो आपको पता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट स्पीच को कितने पार्ट में, तो डायरेक्ट स्पीच को भी दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी नरेशन को दो टाइप में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन डायरेक्ट स्पीच को कितने भाग में फिर से बांट दिया गया है, दो भाग में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यहां से बातें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो गई हैं और यहां से बातें क्वेश्चन में बनना शुरू। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा मेरे बच्चे, आपने सुना होगा, इधर देखिए, जैसे लिख दिया जाए राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, इसमें एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। याद रखिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला आरएस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दो भाग में होता है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मेरे बच्चे दो हिस्से में होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के हिस्से को क्या बोलेंगे, तो गुरुजी रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये जब तक आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचानना नहीं आएगा मेरे बच्चे, तब तक आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकते हो। समझ पा रहे हो, यानी जब तक किसी भी सेंटेंस में आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पहचान पाओगे तब तक उसको बदलना बहुत कठिन है। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलोगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सबकी सेम होती है, सेंटेंस किस टाइप का है, कौन सा, ये बात पहचानोगे किससे, रिपोर्टेड स्पीच से। किससे पहचानोगे, रिपोर्टेड स्पीच से। चलिए, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब सभी लोगों को हेडिंग डाल देना है। सभी को हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग सभी लोग डालिए चेंज ऑफ टेंस। क्या हेडिंग डालोगे, चेंज ऑफ टेंस। जिस तरह से आपने एक्टिव पैसिव में चेंज किया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी तरह से नरेशन का भी टेंस चेंज होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस है तो इनडायरेक्ट में वो किस में जाएगा, ये बात, यानी चेंज ऑफ टेंस।
आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल नोट करते चलना है। चेंज ऑफ टेंस, मैं डायरेक्ट टेंस के नाम नहीं मेरे बच्चे, मैं डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा दूंगा। जैसे लिखिए, आपका मान लो डू या डज आएगा, तो डू या डज को काहे में बदल के ले चलोगे मेरे बच्चे? डू या डज को आप ले चलोगे काहे में? डू या डज को आपको ले चलना है डिड में। कहाँ ले चलना है? डिड में। अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डू या डज में है तो इनडायरेक्ट बनाओगे तो डू या डज की जगह क्या लगाओगे? डिड लगाओगे। क्या लगाओगे? डिड लगाओगे। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली फॉर्म आएगी, तब भी आपको क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्यों? क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस, यानी अगर डू या डज आएगा तब भी डिड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आएगा तब भी डिड। अगर आपका इज, आई एम, आर, इज, आई एम, आर आएगा तो याद रखिएगा कहाँ ले चलोगे? वाज वर्ब में। कहाँ ले चलोगे? वाज वर्ब में ले चलोगे। अगर आपका हैज या हैव आएगा तो कहाँ ले चलोगे? हैड में ले चलोगे। कहाँ ले चलोगे? हैड में ले चलोगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका हैज बीन और या तो क्या हैव बीन, अगर हैज बीन या हैव बीन आएगा तो याद रखिएगा ये नो चेंज होता है। क्या? नो चेंज होता है। ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कभी भी हैज बीन या हैव बीन लिखा मिले तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट में वो उसी तरह से उतार दिया जाएगा। आगे चलिए, आगे अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में ले चलोगे, लेकिन अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या क्या आए? डिड आए, तो इसको काहे में? इसको ले चलोगे हैड में। काहे में ले चलोगे? हैड में ले चलोगे। आगे अगर आपके सामने दे दिया जाए वाज या वर, अगर आपके सामने वाज या वर दे दिया जाए तो याद रखिएगा वाज वर को कहाँ ले चलोगे? हैड बीन में। कहाँ ले चलोगे? हैड बीन में। लेकिन याद रखिएगा अगर आपको हैड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? हैड दे दिया जाए, तो हैड आपका नो चेंज होगा। क्या? हैड आपका नो चेंज होगा। अगर इसी के नीचे आपको हैड बीन दे दिया जाए तो याद रखिएगा हैड बीन भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, हैड बीन भी नहीं चेंज होगा। अगर आपको विल दे दिया जाए तो विल को सैल में कर दे, वो एक मिनट भाई, विल को काहे में? वुड में करना है। अगर आपको सैल मिले तो सैल को शुड में करना है। अगर आपको कैन मिले तो कैन को काहे में? कुड में करना है। काहे में करना है? कुड में करना है। ठीक। और अगर आपको मेरे बच्चे मे मिले तो मे को काहे में ले चलना है? मे को माइट में ले चलना है। ये सबसे पहले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको नोट करो, समझो और लिखो। अगर डू या डज आएगा, सब जहां पे बैठे हो वहीं से जोर लगा के चिल्लाना शुरू करो। अगर डू या डज आएगा तो कहां ले चलोगे? डिड में। अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डू या डज में आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे कहां ले चलोगे? तो डिड में। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आया तो कहां कहोगे गुरुजी? डिड में। तो बताओ इज, एम, आर का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो वाज वर बनेगा। हैज हैव का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो हैड बनेगा। बताओ जरा हैज बीन या हैव बीन का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो हैज बीन या हैव बीन का कोई इनडायरेक्ट नहीं बनता। आगे बताओ। अच्छा, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का क्या होगा? हैड। यानी कहने का मतलब यह है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी हैड बनेगा। तो बताओ वाज वर का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो हैड बीन बनेगा। तो बताओ क्या हैड का इनडायरेक्ट बनेगा? नहीं गुरुजी, हैड का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर हैड दिया है तो इनडायरेक्ट में वो नो चेंज रहेगा। अच्छा गुरुजी बताओ कि जैसे हैड का तो नहीं बनेगा, अगर हैड बीन आएगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे बच्चे कि हैड बीन का भी कोई इनडायरेक्ट नहीं बनता है।
अच्छा गुरुजी विल का इनडायरेक्ट क्या होगा? तो विल का इनडायरेक्ट वुड होगा। शैल का इनडायरेक्ट क्या होगा? तो शुड होगा। कैन का इनडायरेक्ट क्या होगा? तो कुड होगा। मे का इनडायरेक्ट क्या होगा? तो गुरुजी माइट होगा। बताइए क्या कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर डायरेक्ट स्पीच में अगर इतने में से कोई टेंस आएगा तो उसको हम लोग जोर लगा के बदल देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापो और इन बातों को बिल्कुल नोट करते चलो और मेरे साथ एक बार जोरदार रिवीजन फिर से करो कि डू या डच का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी क्या बनेगा? डिड बनेगा। क्या बनेगा? डिड बनेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस का क्या बनेगा? तो डिड या सेकंड फॉर्म। क्या? डिड या सेकंड फॉर्म। आगे बताओ विल साल का इनडायरेक्ट क्या? तो विल का वुड बनेगा, सैल का शुड बनेगा। आगे बताओ अच्छा हैड का क्या बनेगा? तो हैड का इनडायरेक्ट नहीं बनता। हैड बीन का इनडायरेक्ट क्या? तो हैड बीन का इनडायरेक्ट नहीं बनता। हैज बीन हैव बीन का इनडायरेक्ट क्या? तो हैज बीन हैड बीन का इनडायरेक्ट नहीं बनता। लेकिन वाज वर का इनडायरेक्ट क्या? तो वाज वर का इनडायरेक्ट हैड बीन। ई जयमार का इनडायरेक्ट क्या? तो ई जयमार का इनडायरेक्ट हो जाएगा वाज वर। हैज हैव का इनडायरेक्ट तो हैज बीन हैव बीन। बिल्कुल जितनी भी बातें अभी मैंने लिखा है उनको रट मारो। अगली हेडिंग डालो चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच वाले में अगर कोई टाइम आया है तो डायरेक्ट में क्या बनेगा? डायरेक्ट में कोई प्लेस आया है तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? अब बातें इधर देखेंगे। चलिए एक आपका होता है, आपने सुना होगा टुडे। क्या सुना होगा? टुडे। टुडे सुना होगा। एक आपने क्या सुना होगा? टुमारो सुना होगा। क्या सुना होगा? टुमारो सुना होगा। एक आपने यस्टरडे सुना होगा। जल्दी जल्दी से नोट करते चलो मेरे साथ में। एक आपने यस्टरडे सुना होगा। अगला आपने एक सुना होगा टू नाइट। क्या सुना होगा? टू नाइट। एक आपने सुना होगा क्या? लास्ट। एक आपने क्या सुना होगा? दिस। एक आपने सुना होगा क्या? दीज। दीज। एक आपने सुना होगा नाउ। क्या सुना होगा? नाउ। एक आपने सुना होगा हेयर। एक आपने सुना होगा एगो। चलिए टुडे का क्या हो जाएगा? तो टुडे का इनडायरेक्ट बनेगा मेरे बच्चे दैट डे। अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको कभी टुडे लिखा मिले तो इनडायरेक्ट में टुडे की जगह क्या लिखना पड़ेगा? दैट डे। क्या लिखना पड़ेगा? तो याद रखिएगा दैट डे। अगर टुमारो आया तो क्या? टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे का क्या होगा? द प्रीवियस। द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे या तो आप लिख सकते हो द डे बिफोर। ठीक, यानी यस्टरडे का क्या होगा? द प्रीवियस डे। क्या होगा? द प्रीवियस डे। और या तो द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी। टू नाइट का क्या होगा? टू नाइट का होगा बच्चा दैट नाइट। क्या होगा? दैट नाइट। लास्ट का क्या होगा? तो लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस। क्या होगा? द प्रीवियस। दिस का क्या हो जाएगा? तो गुरुजी दैट हो जाएगा। तो गुरुजी दिस का क्या होगा? तो दोज हो जाएगा। तो सर जी पहले ये बताओ कि नाउ का क्या होगा? तो नाउ का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? देन बनेगा। तो सर जी बताओ हेयर का क्या बनेगा? तो सर जी हेयर का क्या बन जाएगा? देयर बन जाएगा। तो सर जी एगो का क्या बनेगा? तो एगो का याद रखिएगा क्या? बिफोर बनेगा। क्या बनेगा? बिफोर बनेगा। तो कुछ जरूरी और यहां पे लिख लो। अगर आपको कभी भी मिल जाए लास्ट नाइट, क्या मिल जाए? लास्ट नाइट, या लिखा मिल जाए लास्ट आवर, या लिखा मिल जाए लास्ट डे, या लिखा मिल जाए लास्ट मंथ, या लिखा मिल जाए लास्ट ईयर, यानी इस तरह से लास्ट के साथ कुछ भी लिखा मिल जाए तो लास्ट नाइट आएगा तो क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। क्या? द प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस
नाइट। बच्चा याद रखिएगा, अगर लास्ट आएगा तो लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट आवर का द प्रीवियस आवर, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, लास्ट आवर का द प्रीवियस आवर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर। बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो कि यस सर, यहाँ तक की बातों का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी की पूरी बातें टेंस का चेंज और टाइम प्लेस का चेंज मुझे आ गया है। जल्दी से मेरे सभी बच्चे मुझे ज़ोरदार कमेंट करके बताएंगे तो आगे की मैं बात करूँ। अच्छा, एक इसमें और जोड़ लो, लास्ट वीक। लास्ट वीक यार, लास्ट वीक कर लो, लास्ट मिनट कर लो, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या हो जाएगा, लास्ट के बदले द प्रीवियस लगा के आगे सब वही जोड़ देना है। क्या करना है, सब वही जोड़ देना है। तो बताओ जल्दी से, टुमारो का नरेशन क्या बनेगा, टुमारो का इनडायरेक्ट क्या, तो द नेक्स्ट डे। तो बताओ यस्टरडे का इनडायरेक्ट क्या, तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अच्छा बताओ टू नाइट का इनडायरेक्ट क्या, तो दैट नाइट। अच्छा बताओ लास्ट का इनडायरेक्ट क्या, तो द प्रीवियस। अच्छा बताओ जब अकेला लास्ट आएगा तो लास्ट का नरेशन वो इनडायरेक्ट क्या, द प्रीवियस। लेकिन बताओ अगर लास्ट के साथ नाइट लगा है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट के साथ आवर लगा है तो द प्रीवियस आवर, लास्ट के साथ मंथ लगा है तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर आया है तो द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक आया है तो द प्रीवियस वीक, लास्ट मिनट आया है तो द प्रीवियस मिनट, लास्ट नाइट आया है तो द प्रीवियस नाइट। तो जल्दी बताओ, हेयर का क्या होगा गुरुजी, देयर होगा। नाउ का क्या होगा, तो गुरुजी देन होगा। दिस का क्या होगा, तो गुरुजी दोज होगा। तो दिस का क्या होगा, गुरुजी दैट होगा। तो जल्दी बताओ, लास्ट का क्या होगा, द प्रीवियस। टू नाइट का क्या होगा, दैट नाइट। तो बताओ टुमारो का क्या होगा, तो गुरुजी टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। तो बताओ यस्टरडे का क्या होगा, यस्टरडे का गुरुजी द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। तो बताओ शैल का इनडायरेक्ट क्या, तो गुरुजी शुड बनेगा। विल का इनडायरेक्ट क्या, तो गुरुजी विड बनेगा, वुड बनेगा। कैन का इनडायरेक्ट क्या, तो गुरुजी कुड बनेगा। सैल का इनडायरेक्ट क्या, तो शुड बनेगा। मे का इनडायरेक्ट क्या, तो गुरुजी माइट बनेगा। तो बताओ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस का इनडायरेक्ट क्या, तो गुरुजी सेकंड फॉर्म या डिड। क्या, सेकंड फॉर्म या डिड। तो जल्दी बताओ कि डू डच का तो इनडायरेक्ट डिड बनेगा। हैज हैव का क्या बनेगा, तो हैज हैव का इनडायरेक्ट हैज बीन हैव बीन। अच्छा तो हैज बीन हैव बीन का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, हैड बीन का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, हैड का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। चलिए क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। द बताओ अच्छा लास्ट ईयर का क्या बनेगा, तो लास्ट ईयर का बनेगा द प्रीवियस ईयर। लास्ट वीक का क्या बनेगा, द प्रीवियस वीक। लास्ट आवर का क्या बनेगा, द प्रीवियस आवर। लास्ट मंथ का क्या बनेगा, द प्रीवियस मंथ। बताओ क्या यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई। इन बातों को आज की क्लास में समझ लो, क्योंकि कल से जो भी बातें चलेंगी वो पूरी की पूरी बातें यहीं पर लौट के आएंगे। अब बात करी जाएगी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस होते हैं वो मेरे बच्चे कितने टाइप के होते हैं, आपको ये बताना है कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बताना है कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो गुरुजी सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के। यानी अभी तक तो नरेशन की ये जो बात थी, अब 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में ऐसे कितने तरह के सेंटेंस होते हैं जिनका इनडायरेक्ट बनेगा, तो डायरेक्ट स्पीच के 5 तरह के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका इनडायरेक्ट बनाने के लिए मेरे बच्चे याद रखिएगा क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। इधर देखिए, सभी लोगों को देखना है। एक हमारा होता है क्या, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
बहुत आसान। आप कहोगे गुरुजी इससे आसान तो दुनिया में कुछ हुए नहीं बचा है। अगला इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब नरेशन के कितने टेंस या कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका नरेशन बनता है। तो 5 टाइप के ये सेंटेंस है जिनका नरेशन बनता है। पहला असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। मेरे बच्चे याद रखिएगा, आज के बाद बिल्कुल आसान सी बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल वो बातें जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर देखो, आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कितने भाग में होता है। आपने बताया गुरुजी 2 भाग में, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये बात आपने हमें अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि गुरुजी डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको याद रखना है कोई सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है। ये बातें आपको हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट से ही पहचानना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बोले तो रिपोर्टेड स्पीच वाले से ही पहचानोगे कि कोई सेंटेंस है तो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस लिखा होगा उसी का अलग अलग रूल होता है, उसी के हिसाब से बदला जाएगा। तो सबसे पहले देखो आप असर्टिव को कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात, असर्टिव को बच्चा कैसे पहचानोगे? तो इधर देखो असर्टिव को कैसे पहचानोगे। भैया असर्टिव के होते हैं कितने टाइप? असर्टिव सेंटेंस टोटल कितने टाइप के? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2। एक आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस गुरुजी? एक आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आपने गुरुजी सुना होगा क्या? निगेटिव सेंटेंस। गुरुजी एक आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आपने पढ़ा होगा निगेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव दोनों को क्या कहा जाता है? मिला के असर्टिव कहा जाता है। असर्टिव पहले की अगली बात देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका, या कोई पूछे कि भैया असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के तो ये अफर्मेटिव निगेटिव 2 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा कि दुनिया का जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, और सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। यानी दुनिया का जो भी सेंटेंस, दुनिया का जो भी वाक्य अगर सब्जेक्ट से शुरू है, काहे से? सब्जेक्ट से शुरू है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग असर्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असर्टिव बोलेंगे। और असर्टिव के 2 प्रकार अफर्मेटिव निगेटिव। अब यार तुम दिमाग लगाओ, तो अफर्मेटिव भी सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। यानी ये भी देखो सब्जेक्ट से शुरू, ये भी सब्जेक्ट से, बशर्ते ये अफर्मेटिव है ये निगेटिव है। तो याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस को 2 प्रकार में बांटा गया, अफर्मेटिव और निगेटिव को क्या कहा जाता है? असर्टिव कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस वे होते जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और सब्जेक्ट से दुनिया में 2 सेंटेंस शुरू होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होता है या तो निगेटिव होता है। जल्दी से बताओ क्या समझ में बातें आई कि नहीं आई? कॉपी पे लेते चलो, साथ साथ सभी लोग नोट करते चलो। आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कितने? तो याद रखिएगा 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है मेरे बच्चे इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड वाले को, बाद में
पहले लिखो हेल्पिंग वर्ब, नीचे लिखो क्वेश्चन वर्ड। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के? तो गुरुजी 2 प्रकार के। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक इंट्रोगेटिव वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही ये सब मिलेगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, तो सब्जेक्ट से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू तो वो असर्टिव है। तो वहां अभी हम लोग अलग अलग, अभी तो समझ रहे हैं सेंटेंस पहचानना, वो असर्टिव का रूल क्या होगा अभी लिखाएंगे। तो जब सब्जेक्ट से शुरू होगा तो वहां असर्टिव का रूल लगेगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बोले तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू तब दूसरा नियम लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू तब दूसरा नियम लगेगा। ठीक, यानी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू है तो उसको क्या बोलेंगे? तो गुरुजी कह दो कि उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। बहुत ही सड़ी सी बातें इसकी भी हैं। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो गुरुजी असर्टिव होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो गुरुजी इंट्रोगेटिव होगा। और दुनिया का गुरुजी कोई भी सेंटेंस या तो सब्जेक्ट से शुरू होता है या तो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से, इनके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं बनी। तो याद रखिएगा, एक आपने सुना होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। काहे से? अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई या डू नॉट हो गया, क्या हो गया? डू नॉट हो गया, या प्लीज हो गया, या काइंडली हो गया। अगर मेरे बच्चे याद रखिएगा, एक आपका लेट हो गया, इन लेट, एक आपका लेटस हो गया। इन सब से अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस शुरू हो तो आप समझ जाओ कि वो क्या है? इंपरेटिव। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो गुरुजी इंपरेटिव होगा। अगर डू नॉट से शुरू होगा तब भी इंपरेटिव होगा। अगर प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तब भी गुरुजी इंट्रोगेटिव होगा। लेट या लेटस से शुरू होगा तब भी गुरुजी इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव यार, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होगा तब होगा। ठीक, चलिए, यानी सब्जेक्ट से शुरू तो क्या? असर्टिव। क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव से शुरू, वो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू तब क्या होगा? तो कहोगे गुरुजी इंट्रोगेटिव। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या प्लीज, काइंडली, लेटस या लेट से शुरू तब कौन होगा? इंपरेटिव। मेरे बच्चे आपको केवल इन तीनों को समझना है, बाकी इनमें तो कुछ ऐसे, इनका तो कोई मतलब नहीं है। इनको तो बिल्कुल, ये तो अपना अलग अलग तरीका देते, सेंस देते हैं। इनको पहचानने का हमें एक तरीका मिल जाता, तो इन पे बात बाद में करेंगे, पहले 3 को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोगों को जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक की बेसिक बातें समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से बताओ कि गुरुजी हाँ बेसिक बातें समझ में आई हो तब बताओ, ना आई हो तब बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट में छाप के दो। जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दें। कमेंट बॉक्स में छापो अगर कोई प्रॉब्लम है। जितने भी शेयर सेशन को लाइव देख रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सेशन को अपने साथियों में शेयर करें और सेशन को लाइक जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। लड़ाई का अंजाम बहुत गहरा होने वाला है। चलिए, हेडिंग सभी की अब पहली हेडिंग पढ़ जानी चाहिए, असर्टिव। असर्टिव पे चलने से पहले करेंगे पीछे की बात कि सब्जेक्ट से अगर कोई सेंटेंस शुरू तो कैसा? असर्टिव। कैसा? असर्टिव। हेल्पिंग वर्ब से शुरू तब इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो इंट्रोगेटिव, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू तो इंपरेटिव। डू नॉट से शुरू तो इंपरेटिव। लेट या लेटस से शुरू तो इंपरेटिव। प्लीज या काइंडली से शुरू तो इंपरेटिव। तो बताओ जरा कि डू डच का पैसिव, वो डू डच का इनडायरेक्ट क्या? तो डू डच का इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? डिड बनेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की एसआईएस फॉर्म का क्या बनेगा? तो गुरुजी याद रखिएगा क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म। क्या? सेकंड फॉर्म। वाज वर का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी याद रखिएगा हैड बीन बनेगा। हैज हैव का क्या? तो हैज बीन हैव बीन बनेगा। इज एम आर का क्या?
तो याद रखिएगा EJMR का वाजवर। इस तरह से आपको याद रखना है। तो बताओ कितने टेंस का नरेशन नहीं बनेगा? तो 3। एक पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका नरेशन नहीं बनेगा। फ्यूचर में किसी का नरेशन नहीं बनता, उधर भी फ्यूचर में किसी का नरेशन नहीं बनता है। फ्यूचर वाले में विल शैल आएगा तो क्या कर देना है, विल आएगा तो वुड कर देना, शैल आएगा शुड कर देना है, में आएगा तो माइट कर देना है, मस्ट आएगा तो वो में आएगा तो माइट कर देना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग। में आएगा माइट हो जाएगा, शैल आएगा शुड हो जाएगा, विल आएगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो बताओ कैन आएगा तो क्या हो जाएगा? छाप दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए अब सभी लोग हेडिंग डालिए असर्टिव सेंटेंस। सभी लोगों की हेडिंग पढ़ जानी चाहिए मेरे बच्चे। असर्टिव सेंटेंस तो बिल्कुल हो चुका है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए असर्टिव सेंटेंस का पहले तो एक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल आपको लिखना है कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। क्या बनाओगे? ही करोगे। सेज अकेला आएगा तो अकेला ही रखोगे, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर इधर का पार्ट सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन से शुरू, तो इसकी जगह पे हमेशा क्या लगेगा? दैट लगेगा। अब ये फर्स्ट पर्सन आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या करोगे? ही करोगे, ठीक। वर्क आया है, बताओ वर्क की जगह क्या करोगे? वर्क का क्या करोगे? वर्क्स करोगे। क्या? वर्क्स करोगे। उसके बाद हार्ड, यहाँ वर्क्स क्यों करोगे? आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट फॉर्म तो उसमें सेकंड फॉर्म में जानी चाहिए। याद रखिएगा बच्चा, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जल्दी से बताइए। तो वर्क का वर्क्स क्यों लिखा? क्योंकि ये लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की? चलिए अब मैं बात करूंगा आगे की। रुकिए इसको लिखा रहने दीजिए। अच्छा चलिए सभी लोग जल्दी से अब हेडिंग डालिए। इधर देखिए, अगर आपको कभी भी आपका सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू होगा, इधर देखिए पहला रूल, अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू हो तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में, आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, इधर देखो सेज को नो चेंज करोगे। सेज का नो चेंज यानी सेज का सेजे रहेगा। अगर अकेला से आएगा तो याद रखिएगा से भी हमारा अकेला आएगा तो नो चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका अकेला क्या आएगा? सेड आएगा अकेला, तो ये भी नो चेंज होगा। अगर आपका क्या आएगा? से टू आएगा तो टेल करना है। अगर आपका सेज टू आया है तो क्या करना है? टेल्स करना है। अगर आपका सेड टू आया है तो क्या करना है? टोल्ड करना है। क्या करना है? टोल्ड करना है। यानी कहने का मतलब ये है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे लगा होता है इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अकेला से आएगा तो नो चेंज होगा, से जाएगा तब भी उसी तरह लिखा जाएगा।
अगर इधर अकेला सेड आएगा तब भी उसी तरह लिखा जाएगा। यहाँ से टू आएगा तो टेल कर दिया जाएगा, सेज टू आएगा तो टेल्स कर दिया जाएगा, सेड टू आएगा तो टोल्ड कर दिया जाएगा। वो भी ये कब, जब ये वाला आपका काहे से शुरू हो, सब्जेक्ट से। काहे से, सब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होगा तो याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर सब्जेक्ट से शुरू तो वो सेंटेंस मानोगे असर्टिव। और जैसन आपको पता लगे कि असर्टिव है तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब में अकेला से आया तो नो चेंज, सेज अकेला आया तो नो चेंज, सेड अकेला आया तो नो चेंज। लेकिन अगर सेड टू आया है तो टोल्ड कर दो, से टू आया है तो टेल कर दो, सेज टू आया है तो टेल्स कर दो। जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, क्लास का समय हो गया है। इन बातों को बताइए जल्दी से। ये कहाँ नियम लगेगा? असर्टिव में लगेगा। कहाँ? असर्टिव में। असर्टिव कैसे पहचानोगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होगा तो असर्टिव मानोगे। और असर्टिव सेंटेंस यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर सब्जेक्ट से शुरू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में से जाएगा तो नो चेंज, से आएगा तो उसी तरह यानी नो चेंज, सेड आएगा तब भी वही उतार देना है, बोले नो चेंज। से टू आएगा तो टेल कर देना, सेज टू को टेल्स कर देना। तो सेड टू का क्या? टोल्ड। चलिए, अच्छा, अब भाई इस तरह से लिखा होता है, बीच में आपको एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मिलता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? गुरुजी दैट लगाएंगे। पूरी बातें मेरे बच्चे मैं एक एक आपके सामने लेके चलूँगा। एक एक बात आपको कस के अच्छे से पकड़ के चलना है ताकि पेपर में चाहे जिस तरह से बातें आए उनको बिल्कुल हमें गर्दाबाद कर देना है। चलिए, पहली बात देखिए। पहली बात, असर्टिव की जुड़ी हुई पहली बात, असर्टिव की जुड़ी पहली बात यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। असर्टिव यानी कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच शुरू काहे से होना चाहिए? सब्जेक्ट से। काहे से? सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। काहे से? सब्जेक्ट से। अच्छा, इसका एक रूल और है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं यार, सेंटेंस निपोरे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर सुनिए कितना आसान हो गया। अगर सेंटेंस के कितने पार्ट? दो पार्ट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के कहाँ? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट से शुरू, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस कैसा कहोगे गुरुजी? असर्टिव। कैसा? असर्टिव। अब असर्टिव अगर ये है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब भी इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। अब देखो, और जो रिपोर्टिंग वर्ब आया है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर अकेला से आया तो नो चेंज, से आया तो नो चेंज, सेज आया तो नो चेंज, सेड आया तो नो चेंज, सेड टू आया तो टोल्ड, सेज टू आया तो टेल, सेज टू आया तो टेल्स। बताइए क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई? ठीक। लेकिन सुनो भैया, अगर ये वाला कभी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर उधर वाले को कभी हम लोग बदलते नहीं हैं। आप बताएंगे कैसे नहीं बदलते हैं? चलिए अगला एक एग्जाम्पल लिखिए। अगला एग्जाम्पल सभी के सामने मैं दे रहा हूं और आप सबको उसका जवाब देना है। असर्टिव का सेंटेंस शुरू जहां से पेपर में भर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको लिख रहा हूं।
चलिए डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए, लिखिएगा। राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ लेजी बॉय, यू आर अ लेजी बॉय। अगला डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखिए सभी लोग, अगला डायरेक्ट स्पीच का लिखिए। सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। एक और आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं देखता हूं कितना समझ में आया, बाकी मैं आपको बता रहा हूं फिर। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। सी हैज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि विल ज्वाइन द कैंप। चलिए तीनों को जल्दी जल्दी से सभी लोग जवाब छाप दें। अब मैं बताना शुरू करता हूं, तीनों के आपको जवाब छाप देना है। चलिए सभी लोग इधर देखिए, जितने भी शेरों को यहां तक की बात समझ में आई वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि यस सर पूरे नियम कानून इसके सब समझ में आ गए हैं। अब केवल और केवल मुझे सेंटेंस बनाना बचा है। चलिए कहने का मतलब ये है कि राम सेड टू श्याम, राम सेड टू किससे? श्याम, यू आर अ लेजी बॉय। ठीक। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। सी हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। चलिए पहले को देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो राम को उसी तरह राम उतार लो, क्या राम को राम ही रहने दो। सेड टू आया है, अगर सेड टू आएगा तो क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है। सेड टू मेरे बच्चे क्यों आया है, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। बताओ फर्स्ट फॉर्म से होता है, सेकंड फॉर्म सेड होता है कि नहीं होता है। तो यानी राम सेड टू को क्या बदल दिया, टोल्ड। राम टोल्ड, उसके बाद श्याम को उसी तरह उतार देना है। ये टोल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो उसके लिए हमें इधर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को देखना है। और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जैसे ही सब्जेक्ट से आपको शुरू मिले तो याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू तो एसर्टिव है, और एसर्टिव में अगर सेड टू आया है तो टोल्ड कर देना है बस, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे लिखो। अब ये सब्जेक्ट से शुरू तो एसर्टिव है, एसर्टिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड, तो एसर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओगे। क्या लगाओगे, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास आओ। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, देखो 3% में सब्जेक्ट होते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कभी इस सब्जेक्ट की जगह पर आई या वी लिखा हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का काम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी करेंगे तो उनको बदला जाएगा राम के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ आई या वी में से कोई एक होता तो राम के अकॉर्डिंग राम के लिए प्रोनाउन क्या लगा देते, सी लगा देते। लेकिन यहाँ मेरे बच्चे क्या यू आया है, तो अगर सेकंड पर्सन यू आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। तो बताओ इधर आया है यू, यहाँ आया है श्याम, श्याम के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही होगा। अब बताओ आर को कहाँ ले चलेंगे, तो याद रखिएगा ईज एम आर का इनडायरेक्ट क्या, वाज वर, तो ही के साथ वाज लगेगा, आ लेजी बॉय। बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई। अगर यहाँ आई वी होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे, अगर यहाँ पे आपका यू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। लेकिन अगर इन तीनों को छोड़ के कुछ भी आएगा तो वो उसी तरह उतार दिया जाएगा, वो होगा नो चेंज। अगले को चेंज करके दिखाइए।
चलिए सभी लोग अगले को चेंज करिए, अगले को चेंज करके दिखाइए भाई, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बताओ, ये सबसे पहले देखो शुरू है सब्जेक्ट से, तो क्या है एसर्टिव है, तो यानी एसर्टिव है तो सोहन को सोहने लिख लो। विल को क्या करोगे, अब बताओ, मैंने अभी बताया था कि अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, सोहन विल से, सोहन विल से। ठीक, अब सोहन विल से को उसी तरह उतारो, क्योंकि भाई से आया है, नो चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू तो एसर्टिव। अब बताओ यहाँ आई वी आया है, नहीं आया, आई वी आता तो इसके हिसाब से बदलते, अगर यू आता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग आई मान लेते। अगर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई वी हो तो इधर लेके आएंगे, इधर यू हो तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। और कभी कभी क्या करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इस कंडीशन में यहाँ आई मान लिया जाता है। लेकिन यार ना यहाँ आई है ना वी है, क्या यहाँ पे है आशा, एक लड़की का नाम थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, बताओ विल शैल फ्यूचर है कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो इसीलिए इस इज को आज में नहीं ले गए। इसको बदल के दिखाओ, तो यार सी हो जाएगा, हैज हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सी हैज टोल्ड, क्योंकि हैज है थर्ड फॉर्म। टोल्ड मी, सब्जेक्ट से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओ। थर्ड पर्सन आया है तो थर्ड पर्सन रवि को उसी तरह उतार दो। अब बताओ विल आया है तो विले रहेगा, ज्वाइन आया है वही रहेगा, क्या हो जाएगा, द कैंप हो जाएगा। बताओ समझ में सब क्या आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ कि एसर्टिव की बात कितने ऐसे लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया है। कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब कभी बदली नहीं जाएगी। बस एक बार मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातें आप सबको समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से मुझे सभी के सारे शेर जोरदार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए और देता हूं, इसके बाद अब बाकी की बात करूंगा अगली क्लास में। चलिए लिखिए सभी लोग, लिखिए हरी सेड टू किशन, हरी सेड टू किशन, हरी सेड टू किशन यू आर आ गुड बॉय। चलिए इसको बदल के दिखाइए, जल्दी से बदलिए, कुछ नहीं करना है, इससे सड़ा हुआ आज तक नहीं आया है यार। सब्जेक्ट से शुरू है कि नहीं, पेपर में आपको इसी तरह देखते रहना है, नरेशन का पक्का है आएगा। और जैसे ही किसी का नरेशन बनाने के लिए तो देखो सब्जेक्ट से तो नहीं शुरू, सब्जेक्ट से जैसन जानो कि शुरू तो समझ जाओ कि वो है एसर्टिव, और जैसे सब्जेक्ट से शुरू तो वो एसर्टिव है तो क्या करो, हरी सेड टू को क्या करोगे, एसर्टिव में सेड टू को टोल्ड करोगे। टोल्ड किससे, किशन, यानी हरी टोल्ड किशन, क्या करोगे, दैट। यू आया इधर किशन के लिए क्या लगाओगे, ही लगाओगे। अब बताओ ये पास्ट में आया कि नहीं आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में आया तो आर को कहा, ही के साथ, वाज आ गुड बॉय। उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी बातें मेरे सभी शेरों के समझ में आई होंगी। तो मुझे एक बार जोरदार कमेंट करके सभी हमारे बच्चे बताएंगे कि यस सर यहाँ तक की बातें मुझे क्लियर हो गई। अब अगर इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ गई तो जो प्रोनाउन का परिवर्तन आपको कुछ बहुत लोगों को भी बताया है लेकिन अच्छे से नहीं पता है,
तो मेरे बच्चे कल मैं जब नरेशन की दूसरी क्लास पे चलूंगा तो काफ़ी हद तक की बातें मैं वहाँ करूँगा। लेकिन अगर जो भी बातें में कन्फ्यूजन रह गई है तो वीडियो को आप एक बार अभी लाइव ख़त्म होने के बाद रोक के देखिएगा, रोक रोक के एक एक बात को नोट करते चलिएगा। पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ आपकी बातें मैं भर दूंगा। चलिए तो मुझे बताइए सभी लोग एक बार कि नरेशन क्या होता है, नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो गुरुजी नरेशन के कितने टाइप, तो 2 टाइप, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी से अपनी बात डायरेक्ट कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, लेकिन जब हम किसी से अपनी बात डायरेक्ट ना कह करके किसी अदर पर्सन से कहलवाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट, तो 2 पार्ट, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बात को कसम खा के बैठ जाओ। अगर एसर्टिव कैसे पहचानोगे, अगर सब्जेक्ट से शुरू है रिपोर्टेड स्पीच तो एसर्टिव, और सब्जेक्ट से कितने सेंटेंस शुरू होते, 2, या तो निगेटिव या तो अफर्मेटिव। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस आपका एसर्टिव है, और एसर्टिव सेंटेंस में से अकेला आएगा तो नो चेंज, सेज अकेला आएगा तो नो चेंज, सेड अकेला आएगा तो नो चेंज, लेकिन सेड टू आएगा तो टोल्ड, सेड टू आएगा तो टेल, सेज टू आएगा तो टेल्स। अच्छा बताओ, रिपोर्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, तो याद रखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मेरे बच्चे दैट लगाओगे। क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। बताओ अच्छा, लास्ट ईयर का नरेशन क्या बनेगा, लास्ट ईयर का क्या बनेगा, तो जल्दी से कमेंट में छाप दो लास्ट ईयर का क्या बनेगा। तो लास्ट ईयर का आपको याद रखना है द प्रीवियस ईयर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज। समझ में आ रही कि नहीं पूरी बात, हेयर का देयर। इस तरह की पूरी बातों को रट मारो, नरेशन में कुछ भी नहीं बचा। चलिए तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। सभी साथी इसी तरह की शानदार क्लासेस पाने के लिए रोज 9 बजे रात को बिल्कुल इसी चैनल पर आप उपस्थित हो जाया करें और इस लाइव सेशन के माध्यम से शानदार क्लासों को पढ़िए और बिल्कुल कॉपी पेन के साथ मेरी क्लास में आया करिए, एक एक बात को नोट करते चलिए और दुनिया के किसी भी एग्जाम को दे के चले आइए, बिल्कुल आपके नंबर बिल्कुल 100% वहां पे पक्के। तो चलिए सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, प्रणाम। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि यस सर, यहाँ तक की बातें पूरी तरह से क्लियर, जो भी बातें बची हैं वो नरेशन की आगे क्लासों में ख़त्म हो जाएंगी। नरेशन की क्लासें चलेंगी, करीब 6 से 7 क्लासें चलेंगी और मेरे बच्चे उन 6-7 क्लासों में मैं पूरी तरह से नरेशन को फिनिश कर दूंगा। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।